everyone, welcome to Let's Study with तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमने जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनके हम आज कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने स्कूली स्तर पर नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या चेंजेस होंगे उनको भी डिस्कस किया है और उसके बाद कॉलेज स्तर पर नई शिक्षा नीति में से क्या क्या बदलाव होंगे उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज इस लेसन में हम कुछ नई शिक्षा नीति से संबंधित इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, जो भी परीक्षाएं होंगी 2-3 इयर्स में, उसमें डेफिनेटली हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नई शिक्षा नीति की जब हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है, तो 2019 में यानी कि 30 मई 2019 में नई शिक्षा नीति के तहत इसका ये जो ड्राफ्ट था उसको जारी कर दिया गया था। वो आपने भी देखा होगा, उसको पढ़ा होगा। साथ ही साथ 30 जून 2019 तक ये सुझाव मांगे गए थे कि नई शिक्षा नीति के तहत लोग अपनी राय दें यानी कि सजेशन दें। तो इस प्रकार से अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो कमेटी का जो गठन हुआ वो हुआ था 2015 में। कब हुआ था? कमेटी का गठन हुआ था 2015 में और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम। ध्यान दीजिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी का गठन हुआ 2015 में और इसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे। ये जो कमेटी का गठन हुआ TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जो कि 2016 में दे दी गई। 2016 में जो इन्होंने रिपोर्ट पेश करी उसकी स्टडी करने के लिए एक और कमेटी का गठन हुआ, यानी कि रिपोर्ट की जो स्टडी की वो की गई के कस्तूरी रंगन जी के द्वारा, यानी कि इस कमेटी के ये कौन थे? अध्यक्ष। तो आपको ये दो नाम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने हैं। के कस्तूरी रंगन, यहाँ पर जो के है वो है कृष्णा नारायण कस्तूरी रंगन, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इन्होंने रिपोर्ट की स्टडी करी और स्टडी करने के बाद ही इन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। कब? 29 जुलाई 2020 को। तो ये तो रहा इसका इतिहास। और अगर हम कमेटी की बात करते हैं के कस्तूरी रंगन कमेटी में, तो इसमें एक सेक्रेटरी थे और इसके 9 मेंबर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो होगी नई शिक्षा नीति से संबंधित, यानी कि जो कमेटी का गठन हुआ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड आपका पॉइंट है नई शिक्षा नीति के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी नीति है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिखा है तीसरी सबसे बड़ी नीति। तो इससे पहले की 2 नीतियां कौन सी थी? जब भी हम भारत में जो शिक्षा नीति की बात करते हैं तो उसमें पहली नीति आती है आपकी 1964 to 66 सॉरी, इसमें था आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन। और सेकेंड आती है आपकी वो है 1986 की NPE पॉलिसी। ध्यान दीजिए, NPE। और अब जो पॉलिसी आई है 2020 में वो है आपकी थर्ड 2020 में, और ये है NEP। ठीक है, ये NPE है, यहां भी आपको ध्यान में रखना है, और ये NEP है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये क्या थी? न्यू पॉलिसी इन एजुकेशन। तो ये क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये दोनों ही डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो इस जो नीति ने, नई शिक्षा नीति ने किन किन पहलुओं पर जोर दिया है उनको समझ लेते हैं।
कि इन्होंने कहा है कि भारत की शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च करें। इससे पहले भी जितनी ये कमेटियां बनी हैं, नीतियां बनी हैं, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया था कि भारत जो है अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अगर उस नींव को मजबूत करना है तो अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी कितना खर्च किया जाता है? सिर्फ 4%। तो अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करना है, जो जो लक्ष्यों को रखा गया है, गोल्स को रखा गया है, उनको अचीव करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाए। और इसी बात को बल दिया है, इसी बात को समझा है नई शिक्षा नीति ने भी। फोर्थ है आपका पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनको प्रमोट करना कहा गया है नई शिक्षा नीति के तहत। इनका मानना यही है कि 6 क्लास से ही बच्चों को जो भी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, उनके जो भी ज्ञान है, जो भी समझ है, भाषा से संबंधित जो विशेषताएं हैं, वो बच्चों को करवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो भी उनकी भारतीय कला है, यानी कि इंडियन जो आर्ट है, उसके थ्रू भी उनको लैंग्वेजेस का ज्ञान देना चाहिए। तभी आपने यहाँ पे डिस्कस हमने किया भी है कि स्कूली स्तर पर संस्कृत की जो भाषा है उसको प्रमोट करने की बात की गई है, स्कूली स्तर पर भी और कॉलेज के स्तर पर भी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यही है कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जो हमारी प्राचीन और जो हमारी मातृभाषाएं हैं उन पर ध्यान देना, जो हमारा बेस है, जो हमारी जड़ें हैं, उनको मजबूत करना। फिफ्थ है आपका डेवलप ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि डेवलप करना, विकसित करना वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक समझ को। ये भी इनका एक लक्ष्य है। 6 पॉइंट है वयस्क की साक्षरता को 100% तक प्राप्त करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी आपको पता है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य रहा है कि 2030 तक हमारे भारत को पूरी तरह से, यानी कि 100% साक्षर करना है प्रत्येक वयस्क को। तो इन्होंने भी इस बात को मंजूरी दी है कि वयस्क की साक्षरता को 100% तक प्राप्त करना है। और ये लक्ष्य कब का है? 2030 का। तो ध्यान दीजिए 2030 का। इस तरह के क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। 7th आपको पॉइंट प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच का मतलब यही है कि जो भी टीचर होगा, जो शिक्षक होगा, वो पूरी डॉक्टर की तरह और इंजीनियर की तरह पूरी परफेक्शन के साथ पूरी तरह से कार्य करेगा। क्योंकि नौकरी लगने के बाद वो ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि मेरी नौकरी लग चुकी है और अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं। नौकरी लगने के बाद भी उसको हटाया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें कही गई है। तो प्रोफेशनल अप्रोच पर बल दिया गया है, यानी कि जो आपके टीचर है, जो शिक्षक है, वो डॉक्टर और इंजीनियर की तरह एक कॉन्टिन्यूस रूप में, यानी कि सतत रूप में अपने कार्य की ओर आगे बढ़ते रहे। 8 है आपका एग्जाम बाय एनटीए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एनटीए अभी भी काफी जो परीक्षाएं हैं उनको लेती है, लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी होगी वो जितनी भी हायर एजुकेशन की जो भी वो परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम्स है, उनको यही लेगी। तो क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 9th आपका इंक्रीज लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने इस पॉलिसी के तहत, यानी कि इस नीति के तहत ये इस प्रकार का प्रयास किया है कि इस नीति को इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि भारत सरकार अपने आने वाले 20 वर्षों में दुनिया के जितने भी हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़ सके। तो ध्यान दीजिए 20 वर्षों में जितने भी दुनिया के हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़ सके। तो इस तरह से इंक्रीज लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो भारत का जो परीक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करना है, उसको ऊपर लेके आना है। तो इस प्रकार की कुछ बातें कही गई है नई शिक्षा नीति में। 10th आपका की पॉइंट है परख। और परख क्या है? परख है नई शिक्षा नीति के द्वारा लागू की जाएगी नई शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन पद्धति। तो परख की पूरी डेफिनेशन है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि रिव्यू और एनालाइज, विश्लेषण किया जाएगा ज्ञान का
किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बालक के संपूर्ण विकास के लिए। तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, इन सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो ये पहली शिक्षा नीति है। आप इसको की पॉइंट्स भी समझ सकते हो, हाइलाइट्स भी समझ सकते हो, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं परख की, तो ध्यान दीजिए ये नई मूल्यांकन पद्धति है, और वैसे भी नई शिक्षा नीति के द्वारा सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि उन्होंने जो योगात्मक आकलन होता है, असेसमेंट होता है, उसको ना अपनाने पे बल्कि जोर दिया है। और किस चीज को अपनाने पे बल दिया है? रचनात्मक जो आकलन होता है, तो रचनात्मक आकलन पर इन्होंने पूरा फोकस किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बालक है उसको सही प्रकार से उसके अंदर चिंतन और मनन जो शक्ति होती है उसका निर्माण करना, साथ ही साथ एनालिस्टिक विश्लेषणात्मक जिसको कहा जाता है उसकी क्षमता को भी डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये नई एक मूल्यांकन शिक्षा पद्धति है। 11th आपका पॉइंट है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी समान पहुंच को सुनिश्चित करना। इस बात को इससे पहले भी जितनी पॉलिसीज आई हैं उन्होंने बल दिया है, जोर दिया है, और वही बात नई शिक्षा नीति के द्वारा भी अपनाई गई है कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करना। कहने का अर्थ यही है कि सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना, समावेशी शिक्षा पर जोर देना। अगर कोई बालक दिव्यांग है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है उन्हें, या कोई ऐसे बालक है या बच्चे हैं जो कि घर परिवार में इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है नई शिक्षा नीति 2020 का। साथ ही साथ इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जो 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको दोबारा से जो शिक्षा है उसकी मुख्य धारा में शामिल करना इनके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। तो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच को सुनिश्चित करना, किसी भी कारण से कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रह जाए, और इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th आपका पॉइंट बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करना कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, यानी कि प्राइमरी लेवल में जो 3rd क्लास तक का बच्चा होता है, वो 2025 तक न्यूमरेसी स्किल जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर हो जाए, यानी कि संख्यात्मक ज्ञान को वो पूरी तरह से प्राप्त कर ले। लक्ष्य क्या है? 2025, और ग्रेड क्या है? 3rd। 13th आपका पॉइंट है 2035 तक ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन को बढ़ाकर कितना करना है? 50% करना है। ध्यान दीजिए 2035 तक GEP यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को, जो भी बच्चे हैं उनमें इनरोलमेंट बढ़ानी है, विद्यालयों में, स्कूली स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, हर जगह पर इनरोलमेंट बढ़ानी है। इन हायर एजुकेशन को बढ़ाकर कितना करना है? 50% करना है। 14th है इसका मुख्य पॉइंट, वो है राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना करना। तो नई शिक्षा नीति ने इस बात पर भी बल दिया है कि राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, यानी कि एक परामर्श देने वाली, गाइड करने वाली ये संस्था होगी और इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अंदर जितने भी सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड या उच्च पदों पर जितने भी व्यक्ति हैं जो कि भारतीय जो भी भाषाएं हैं उनको पढ़ाने का ज्ञान रखते हैं, उन सभी को इस पूल में शामिल किया जाएगा। जो वे व्यक्ति होंगे, वो जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हो टीचर्स, चाहे वो स्कूल्स के टीचर्स हो, उनको सूक्ष्म काल के लिए या दीर्घ काल के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए उनको परामर्श या व्यवसाय से संबंधित जो भी सहायता है वो उनको प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी। 15 पॉइंट है आपका खुली और दूरस्थ शिक्षा, यानी कि आपके जो ओपन लर्निंग होती है, ओपन एजुकेशन, और ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा, इन दोनों को ही बढ़ावा दिया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत।
ये तो पहले से ही चल रही है, इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ओपन लर्निंग जो होती है। लेकिन ऑनलाइन और डिजिटल आपको पता है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, सभी बच्चे अपने घर से ऑनलाइन के द्वारा ही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका कहना ये भी है कि आने वाले समय में भी ऑनलाइन और डिजिटल जो शिक्षा होगी उसको डेवलप किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। 16 है आपका नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। तो नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी की स्थापना की जाएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति का कहना है कि इसके जरिए पाठ्यक्रम का जो ढांचा उसमें सुधार किया जाएगा, पाठ्यक्रम में इनोवेशंस किए जाएंगे, नवाचार किया जाएगा और उसमें अलग अलग विषयों को शामिल किया जाएगा। इस नीति के तहत ये भी कहा गया है कि जितने भी इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनको जो ट्रेनिंग या सेमिनार्स में भेजा जाता है, तो पूरे साल में यानी कि सालाना उनको 50 घंटे तक वो सेमिनार, सालाना की बात हो रही है यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेमिनार्स उनको अटेंड करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, इतनी नीति को लागू किया जा रहा है, तो शिक्षा से संबंधित जो शिक्षक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करता है, आगे बढ़ाता है, तो उनको भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इनोवेशंस के लिए, न्यू न्यू आइडियाज के लिए, सही प्रकार से अध्ययन कार्य आगे बढ़ सके, इसके लिए जो भी टीचर्स है इन सर्विस उनको सेमिनार्स और उनकी जो ट्रेनिंग्स होगी जो अभी होती है उससे ज्यादा उनको अटेंड करनी पड़ेगी। 17 है नो एमफिल। एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा। अगर किसी के भी द्वारा एमए की गई है या कोई भी इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स किया गया है, तो वो सीधा ही पीएचडी में, मतलब पीएचडी जो है उसको ज्वाइन कर सकता है, पीएचडी को प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो कोर्स कर सकता है। तो एमफिल को पूरी तरह से क्या कर दिया है, खत्म कर दी है। लेकिन एक और बात जरूरी है कि पीएचडी करने के लिए भी उनका जो एक विषय अगर आप समझेंगे तो एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ढांचा है उसको ओवरऑल उसमें डेवलपमेंट करना, यानी कि उसका सुधार करना। 18 आपका पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। ध्यान दीजिए, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले इस वाले पक्ष पर, शिक्षा के इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति ने इस पक्ष पर भी ध्यान दिया। जैसे हमने डिस्कस भी किया है 5+3+3+4 कि जो एजुकेशन है, जो हमारी जो रूल है जिससे हमारी शिक्षा की व्यवस्था आगे चलेगी, क्योंकि पहले से ही हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाता था। पहले से पहले जो केजी होता था, प्रैप होता था, प्री प्राइमरी होता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जितनी भी हमारी आंगनबाड़ियां होगी, बालवाड़ियां होगी, उस पर भी ध्यान फोकस किया जाएगा। तो उनके लिए एक नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा का निर्माण किया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। और ये कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी होगी एनसीईआरटी की। तो हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी नई शिक्षा पद्धति है, यानी कि नई शिक्षा नीति है, उससे संबंधित हमने जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, आप हाइलाइट्स भी कह सकते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, और बहुत ही आसान भाषा में। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।